Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और धीरे धीरे सभी पॉइंट्स कवर करते हुए फाइनली आज हम पहुँच गए हैं नॉर्मलाइजेशन के टर्म्स पे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के इस पॉइंट को कवर करने के लिए हमने जो भी छोटी छोटी टर्म्स कवर कर ली हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए ताकि जो भी मैं नॉर्मलाइजेशन के टर्म्स में आपको बताऊँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस जो भी होंगे वो आसानी से कवर कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से सॉल्व देखेंगे कि किस तरह से हमारा नॉर्मलाइजेशन होता है। ये कौन एक सीरियल प्रॉब्लम हो जाता है नॉर्मलाइजेशन। अगर हमने वो डेटाबेस में नहीं बनाया तो हमारा डेटाबेस रिडंडेंट हो सकता है, एक एक्स्ट्रा टपल्स उसमें आ सकता है, जो भी हमारे पास डेटा डिपेंडेंसी है वो भी हमारी ख़राब हो सकती है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, हम उसे किस तरह से हमारे रिलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और कम से कम टाइम में हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के इस टर्म में। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे कि हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे कि देखेंगे पहले कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है और उसका क्या असर होता है हमारे डेटाबेस पे, ताकि हमारा डेटाबेस अगर नॉर्मलाइजेशन हमने किया हो तो हमारा डेटाबेस परफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या। तो सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि छोटा सा डेटाबेस है स्टूडेंट का। हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, देन स्टूडेंट का सब्जेक्ट, देन वो स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है और उनका एड्रेस क्या है उस स्टूडेंट का। ठीक है, ये तो हमारे लिए है एक डेटाबेस का टेबल। लेकिन जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते तो नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते, क्योंकि हमारे पास हमें हो जाती है रिडंडेंसी, यानी कि डेटा जो होता है हमारा डेटाबेस में वो डुप्लीकेट फॉर्म में या फिर एक ही डेटा अगर बार बार लिखा हो वो डुप्लीकेट से हमें निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन फॉर एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट डेटा, यानी कि जो भी डेटा बार बार आ रहा है उसे हमें रिमूव करना है हमारे डेटाबेस से ताकि हमारा डेटाबेस सिंपल और इजी मैनर में हो सके, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसलिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन के टर्म। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज़ करते हैं हम, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा एंड इंश्योरिंग द डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है, हमारी डेटा डिपेंडेंसी भी अच्छे से हमें पता चल जाए और डेटा भी रिडंडेंट ना हो, इसीलिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब जैसे कि हमारे पास एक टेबल है जो कि स्टूडेंट का है, इसमें क्या है स्टूडेंट नेम, जो कि सारे के सारे नेम तो डिफरेंट है, कोई बात नहीं है। देन स्टूडेंट का रोल नंबर है, वो तो हमारे लिए कैंडिडेट की हो जाता है जो जिससे हम बाकी की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, देन स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है, देन उसके एचओडी एंड देन एड्रेस। लेकिन जैसे कि हम इस टेबल में हमें दिख रहा है कि जो भी स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट का होगा, जो दो से ज़्यादा स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट के होंगे, उनके एचओडी और उनका डिपार्टमेंट आईडी तो हमेशा सेम ही होने वाला है। ठीक है, अगर इस तरह से डिपार्टमेंट और एचओडी वही सेम टेबल में जो कि सेम डेटा है अगर वो हम यूज़ करते हैं तो वो तो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटा डिपेंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट टू स्टूडेंट जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि उनका सब्जेक्ट क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट से, यानी कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, कंप्यूटर साइंस के। देन दो स्टूडेंट जो नेक्स्ट दो स्टूडेंट है उनका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स,
वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। सो इन दो स्टूडेंट का डेटा और इन दो स्टूडेंट का डेटा तो सेम ही है, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास रिडंडेंट डेटा आ गया। अब इस डेटा को अगर हमें करना है रिडंडेंसी, हमें इसके रिमूव करनी है, तो हमें क्या करना पड़ सकता है, हमें या तो फिर एक से ज़्यादा टेबल्स हम बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही टेबल में सारा का सारा हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हमारे पास हो सकती है एनोमलीज। जैसे एनोमलीज क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 एनोमलीज होती है, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। अगर इंसर्शन एनोमली हमारे पास क्रिएट हो जाती है, तो जैसे कि हमारे पास हम एक से ज़्यादा सेम डेटा आ जाएंगे, जैसे कि हमें टेबल्स में दिखाई दे रहा है। देन डिलीशन एनोमली में क्या हो जाता है, अगर हमने एक डेटा कोई तो भी डिलीट कर दिया, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट एक अलग आईडी है एंड देन स्टूडेंट एक अलग, लेकिन अगर हमने यहाँ से 2 स्टूडेंट की एंट्रीज हटा दी जो कि कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, उन 2 स्टूडेंट की अगर हमने एंट्रीज हटा दी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो कंप्यूटर साइंस की एंट्रीज होंगी, स्टूडेंट की तो एंट्री चली ही जाएगी, डिलीट हो ही जाएगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट की एंट्री होगी जो कि एचओडी का नेम या फिर डिपार्टमेंट का आईडी होगा, वो एंट्रीज भी हमारे टेबल से डिलीट हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इसे कहते हैं हम डिलीशन एनोमली। ठीक है, इंसर्शन एनोमली यानी कि एक से ज़्यादा बार वही इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगी इंसर्शन एनोमली, यानी कि रिडंडेंसी भी उसे हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास डिलीशन एनोमली। अगर हमें कोई डेटा डिलीट ना भी करना हो लेकिन वो डिलीट अगर हो जाए तो उसे हम कह सकते हैं डिलीशन एनोमली। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास अपडेशन एनोमली। अपडेशन एनोमली में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई डिपार्टमेंट है जिनके एचओडी चेंज हो गए, जैसे कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है जिनके पहले एचओडी थे PQR और अब हो गए STU कोई भी, जैसे कि हम लेते यहाँ पे, तो फिर हमने एक स्टूडेंट की एंट्री में STU तो हमने कर दिया, लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट रह गया जिसके एचओडी हम चेंज करना भूल गए, क्योंकि ये मैन्युअली हम काम कर रहे हैं, तो हम हो सकता है कि हमने कुछ एंट्रीज कर दी और कुछ ना करी, तो जब हम सेकंड टाइम उस एंट्री को चेक करेंगे, जैसे कि अगर हमने रोल नंबर 3 डाल दिया और उसके हम डिपार्टमेंट के एचओडी जो डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है उसके अगर हमने एचओडी चेक किए तो हमें PQR दिखाई देंगे, और अगर हमने रोल नंबर 4 के एचओडी चेक किए जो कि सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके एचओडी हमें दिखाई देंगे STU। सो ये हो जाएगी हमारे पास अपडेशन एनोमली, यानी कि 2 सेम एंट्रीज की जगह वो 2 डिफरेंट एंट्रीज हमें दिखाई देगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास डिलीशन एनोमली। इस तरह से प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट हो जाती है नॉर्मलाइजेशन अगर हमने नहीं किया हो तो, इसलिए हम करना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो एक्चुअली में अब टर्म क्या है वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। मैंने एक पहले ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दिया कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है और हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डिकम्पोजिंग टेबल टू एलिमिनेट द डेटा रिडंडेंसी। जैसे कि मैंने बोला था कि हमें डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी हमें अवॉइड करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच में हमें वो जो भी हमारा डेटाबेस रहता है वो उसे हमें करना है आगे फॉरवर्ड, तो इसलिए हम करते हैं एलिमिनेट करते हैं क्या, डेटा रिडंडेंसी एंड अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमली। जैसे मैंने बताया था इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड अपडेशन एनोमली, उसे हमें करना है अवॉइड। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इट इज अ 2-step प्रोसेस दैट पुट्स डेटा इनटू अ टेबुलर फॉर्म बाय रिमूविंग डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम द रिलेशन टेबल। अब जैसे कि हमारे पास रिलेशन टेबल एक होगा, उसमें से हमें क्या करना होता है, डुप्लीकेट जो भी डेटा होता है वो हमें करना होता है रिमूव। ठीक है, हमें पहले देखना होता है कि नॉर्मलाइजेशन उस पर परफॉर्म हुआ है या नहीं, एंड देन उस पर करना है हमें, रिमूव करना है हमें डुप्लीकेट डेटा।
ठीक है। इट डिवाइड्स लार्ज टेबल टू अ स्मॉल टेबल एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप। हाँ, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास था एक टेबल जो कि स्टूडेंट्स का था, उसमें उसे अगर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंट का टेबल अलग से बना दिया, स्टूडेंट्स का टेबल अलग से बना दिया, और इन दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्शन बना दी तो हमारे पास हम उस तरह से हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी जो कि स्टूडेंट्स के लिए होगी और एक टेबल बना दी जो कि डिपार्टमेंट के लिए होगी, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई एक स्टूडेंट की एंट्री अगर हमने डिलीट भी कर दी तो क्या हम कोर्स डिपार्टमेंट की एंट्री डिलीट करना हमारे लिए मैंडेटरी होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम डिपार्टमेंट की एंट्री एज इट इज रख सकते हैं। तो डिलीशन एनोमली हमारा हो जाता है। इंसर्शन एनोमली क्या होता है? अगर हम एक स्टूडेंट की एंट्रीज यहाँ पे और एक स्टूडेंट आ गया, उसकी एंट्री हमने बढ़ा दी, तो क्या हमें डिपार्टमेंट की एंट्री रिपीटेडली करनी होगी? नहीं, क्योंकि वो तो पहले से हमारे पास है। सिर्फ उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन देना होगा, ठीक है। देन हमारे पास है अपडेशन एनोमली। अपडेशन एनोमली में क्या होता है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी चेंज हो गए तो क्या हमें बार बार हर स्टूडेंट के सामने एचओडी का नाम चेंज करना होगा? नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे हमें एचओडी का नाम चेंज करना है और बाकी के स्टूडेंट्स को उससे लिंक करना है। तो हमारे अपडेशन एनोमली भी सेटिस्फाई हो जाती है अगर हमने उसे दो स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर दिया तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन। क्या करना है हमें? इट डिवाइड्स लार्ज टेबल टू स्मॉल टेबल्स एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप। लिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने लिंकिंग नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हम उसे अगर हमने दो टेबल को डिवाइड कर दिया, अगर उन्हें हमें फिर से एक बनाना हो तो हम उसे नहीं बना सकेंगे। उसका ये पॉइंट भी हम आगे अच्छे से देख लेंगे कि किस तरह से हमें वो लिंकिंग और बाइफर्गेशन करना होता है। नॉर्मलाइजेशन इज मेनली यूज फॉर फर्स्ट एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा को हमें एलिमिनेट करना है। इंश्योरिंग द डेटा डिपेंडेंसी मेक सेंस, दैट इज डेटा इज लॉजिकली स्टोर्ड। डेटा को किस तरह से स्टोर करना होगा? हमें लॉजिकली हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मलाइजेशन जो कि हम यूज करते हैं। 3 एनोमलीज है, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। देन ये था हमारा नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। तो किस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं, हमें क्यों यूज़ करना है, उसमें क्या क्या एनोमलीज होती है, ये सब तो हमने देख लिया। लेकिन अभी कुछ टाइप्स है, यानी कुछ फॉर्म्स है जो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि कौन से फॉर्म में है, जो भी रिलेशन हमें दिया होगा वो कौन से फॉर्म में है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एक रिलेशन हमें आपको दिया होगा, एक टेबल दिया होगा और बताना होगा कि आपको ये जो रिलेशन है वो कौन से फॉर्म में है, या फिर हमें कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी और बताना है कि ये कौन से फॉर्म में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर BCNF यानी बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। यानी कि 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हमारे पास है जो कि नॉर्मलाइजेशन के हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, दैट इज BCNF, ठीक है। ये हो गए हमारे नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स। तो आगे वाले जो भी हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम एक नॉर्मल फॉर्म देखेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप एग्जाम में देखते ही उसकी कैंडिडेट की निकाल सकें और डायरेक्टली बता सकें कि ये वाला जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है या फिर जो भी टेबल हमें दिया है वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।